नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं संस्कृत की यूनिट नंबर 4, जो कि आपकी संस्कृत की टीचिंग मेथड से प्रारंभ होती है। यानी कि आज से संस्कृत की पेडागोजी हम लोग स्टार्ट दोस्तों कर रहे हैं। संस्कृत की ग्रामर का 15 नंबर का जो मैटर है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी अपन 15 नंबर का जो आपका संस्कृत की पेडागोजी आती है उसका ये अपना पहला ही वीडियो है। और पहले वीडियो में अपन यूनिट नंबर 4 से शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 4, 5 और 6 जो हैं वो आपकी 3 यूनिट टोटल हो जाएंगी। टीचिंग मेथड से संबंधित टोटल 15 नंबर की आएंगी, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। ये जो आपका पार्ट 1 रहेगा आज अपना संस्कृत टीचिंग मेथड का जो पार्ट 1 है वो आज अपन पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो अपन उसमें पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत की शिक्षण विधियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षण विधियों को दोस्तों अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत शिक्षण विधियां और आधुनिक शिक्षण विधियां। ठीक है, परंपरागत शिक्षण विधियों में अपन 3 विधियों को पढ़ेंगे, जिसमें पहली है अपनी पाठशाला विधि। वैसे तो परंपरागत शिक्षण विधियां दोस्तों काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो है वो जो काफ़ी सारी विधियां हैं, जैसे सूत्र विधि है, परायण विधि है, वो सारी की सारी विधियां जो है वो आगे गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण की जब विधियां पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे। तो वहाँ अपने को दोबारा न पढ़नी पड़े, या फिर यहाँ अपन एक बार पढ़ लें फिर दोबारा वहाँ पढ़ें तो वो ठीक नहीं है। तो वहीं इसको पढ़ लेंगे, उन विधियों को वहाँ पढ़ लेंगे। और अभी 3 जो परंपरागत विधियाँ हैं जो आगे अपने नहीं आएंगी उनको अभी पढ़ लेते हैं। तो पहली है पाठशाला विधि अपनी, दूसरी जो विधि है वो है भंडारकर विधि, और तीसरी जो विधि है वो है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। इन तीनों विधियों को दोस्तों अपन परंपरागत विधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन शुरू करेंगे आधुनिक शिक्षण विधियों को। आधुनिक शिक्षण विधियों में भी 3 विधि पढ़ेंगे अपन। एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आपकी संरचनात्मक उपागम, ये आप नवीनतम विधियों में भी गिन सकते हो, और इसके अलावा नियोजित अध्ययन विधि। तो ये इस प्रकार से आपकी परंपरागत शिक्षण विधियां हो गई 3 तो, और आधुनिक शिक्षण विधियां भी कितनी हो गई, 3 आधुनिक शिक्षण विधियां हो गई। इनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि की बात कर लेते हैं। गुरुकुल विधि में दोस्तों अपन जानते हैं कि पहले जो पढ़ाई होती थी वो गुरुकुल के रूप में होती थी। गुरुकुल में बच्चे जाया करते थे और पढ़ा करते थे। तो इस विधि के उद्देश्य क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला अपना उद्देश्य है संस्कृति का ज्ञान करवाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, जो है इसका उद्देश्य होता था। क्योंकि बच्चा जो अपने गुरु के सामने बैठ करके और जो गुरु उसका बोलता था उसको वह रटता था। एक प्रकार से रटन विद्या पर आधारित ये विधि थी। रटता था, मुख जुबानी याद करता था, और वह ज्ञान जो वो बाद में दूसरे व्यक्तियों को देता था। तो इस प्रकार से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का इसमें स्थानांतरण होता था। शास्त्रार्थ के द्वारा आदर्श पंडित बनाना। शास्त्रार्थ का मतलब होता है 2 व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके शास्त्रों पर जो है वाद विवाद करना, या एक दूसरे को जो है ज्ञान बताना, ज्ञान देना, बताना कि इस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। एक दूसरे के मतलब प्रतिस्पर्धा, जो शास्त्रार्थ जिसको अपन बोलते हैं, शास्त्रों के बारे में बताना खड़े होकर के। तो शास्त्रार्थ के द्वारा आदर्श पंडित बनाना जो है इस विधि का उद्देश्य था। और शास्त्रार्थ में वही व्यक्ति निपुण हो सकता है जिसको रटा हुआ ज्ञान प्राप्त है। यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान को बिल्कुल पूरी तरीके से रट चुका है, उसको पता है कि उस चीज़ में क्या लिखा, तो बिल्कुल एज इट वो बोल सकता है। तो शास्त्रार्थ जो है उसका बहुत ही बढ़िया फिर निखर के आता है। इसलिए बोला गया है कि जो पाठशाला जो विधि है या गुरुकुल विधि भी जिसको बोलते हैं अपन, ये जो विधि है ये रटने के ऊपर बल देती है। क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शास्त्रार्थ के द्वारा आदर्श पंडित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शास्त्रार्थ करने के लिए जो है रटन विद्या की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है, रटने पर बल देना इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा व्याकरण की प्रधानता के कारण इसे व्याकरण पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो है पढ़ाते समय साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी करवाया जाता है, इसलिए इसमें व्याकरण की प्रधानता ज़्यादा रहती है। इसलिए इसे व्याकरण पद्धति भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस प्रकार से गुरु आगे बैठते थे और शिष्य नीचे इस प्रकार के से बैठ करके उनके सूत्रों को, उनकी बातों को सुनते थे
और फिर उनको स्मरण करते थे। तो रटने के ऊपर पूर्णतः आधारित विधि ये मानी गई है। और इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं गुरु और ये शिष्य सुन रहे हैं, तो यहाँ पे श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास होता है। तो भाषा के सिर्फ दो कौशलों का ही यहाँ विकास हो पाता है, एक तो श्रवण कौशल और एक जो है आपका वाचन कौशल। दो कौशलों का यहाँ विकास दोस्तों होता है। अब इस विधि की विशेषताओं की बात कर लें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है रटने पर इसमें बल दिया जाता है। इसके लिए नकदी रूपक का प्रयोग किया गया। नकदी रूपक मतलब जिस प्रकार से बाजार में अपन जाते हैं, अपने पास पैसा है तो अपन तुरंत कोई चीज़ खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से अगर अपने पास रटा हुआ ज्ञान है तो शास्त्रार्थ में हम निपुण हो जाते हैं। तो रटने पर इसमें बल दिया जाता है। दूसरा, गुरु को ईश्वर के समान इसमें माना गया और शिष्य को पुत्र के समान। गुरु शिष्य संबंध को दृढ़, स्नेहपूर्ण तथा गुरु के प्रति असीम श्रद्धा युक्त बताया गया इस विधि में। ठीक है, यानी कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो प्रगाढ़ यानी कि एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध इस विधि में बताया गया है। मानसिक रूप से अनुशासित बनाया जाता है। इस विधि में छात्र को मानसिक रूप से अनुशासित बनाया जाता है। गुरु के दृश्य से वह ऐसा नहीं करता है, बल्कि वह उसे जो गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके कारण वह ऐसा करता है और मानसिक रूप से वह अनुशासित बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना श्रवण व भाषण कौशल का इसमें विकास होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुजी बोलते हैं तो भाषण कौशल का विकास हो गया और बच्चे सुनते हैं तो श्रवण कौशल का इसमें विकास होता है। तो दो भाषाई कौशलों का विकास इसमें हो पाता है, श्रवण और भाषण कौशल। फिर अब प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जब गुरुजी एक व्यक्ति को शिक्षा देंगे फिर वो बड़ा होगा तो आने वाली पीढ़ियों को वह शिक्षा देगा। तो इस प्रकार से शिक्षा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित इसमें होती है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक दो और इसके विशेषताएं वो क्या हैं। रटने पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसमें विद्यार्थी कुएं के मेंढक के समान हो जाते हैं, अर्थात जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। ये इसकी विशेषता नहीं बल्कि इस विधि की कमी आप मान सकते हैं कि इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे बालक क्या बन जाता है, कुएं के मेंढक की तरह कूप मड्डुक बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को जो दिखाया गया, जो बताया गया उसी को वह सत्य मानता है, अन्यतर वह उस चीज़ को खोजने का प्रयत्न नहीं करता है। जैसे कुएं का मेंढक जो है उसके लिए कुएं का तल ही जो है वो संपूर्ण संसार होता है, उसके बाहर वह झांकने की कोशिश नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार इस विधि में भी ऐसा होता है और जीवन के प्रति उसका संकुचित दृष्टिकोण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी विशेषता अगर देखें एक और, तो मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है तथा शुद्ध उच्चारण जो है वो होता है। उच्चारण इसमें शुद्ध हो जाएगा क्योंकि भाषण कौशल इसमें शामिल होता है, साथ ही श्रवण कौशल भी होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका भी विकास इसमें होता है। तो ये थी आपकी पाठशाला विधि की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी विधि, भंडारकर विधि, या जिसको व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं और इनका समर्थन किसने किया, वामन शिवराम आप्टे जी ने इनका समर्थन किया। तो दोस्तों अपन ने दूसरी विधि स्टार्ट कर दी है। पहली विधि जो परंपरागत विधियों में है वो आपकी पाठशाला विधि मैंने आपको पढ़ा दी है। दूसरी विधि है भंडारकर विधि। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार से आपको मैं पढ़ाता रहूँगा और इनके PDF नोट्स जो हैं वो भी आपको साथ साथ जो है टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा। तो इसका जो समर्थन किया है वो वामन शिवराम आप्टे जी के द्वारा किया गया है भंडारकर विधि का। और भंडारकर विधि में अपन देखें तो भंडारकर ने पाश्चात्य पद्धति को अपनाकर तुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा नियमों का समावेश करके इस विधि का प्रवर्तन किया। यानी पाश्चात्य पद्धति पर आधारित भंडारकर विधि को माना जा सकता है। और भंडारकर विधि की विशेषताओं की अगर दोस्तों अपन बात करें तो इसमें जो पहली विशेषता है वो आपकी क्या होगी, भंडारकर विधि की पहली विशेषता है विद्यार्थियों को केवल व्याकरण तथा अनुवाद की प्रक्रिया सिखा दो तो विस्तृत संस्कृत साहित्य का अध्ययन वह स्वयं कर लेगा। भंडारकर विधि के अनुसार जो है उसमें बोला गया है कि विद्यार्थी को केवल व्याकरण का ज्ञान और अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है, क्या प्रक्रिया होती है वो बता दो, उसके बाद वह स्वयं ही सारा संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर लेगा।
ठीक है। दूसरी विशेषता, यह शिक्षण गुरु के बिना भी संभव है। यहाँ जो है शिक्षण कार्य गुरु के बिना संभव कैसे है भाई, इन्होंने बोला कि व्याकरण और अनुवाद की प्रक्रिया समझा दो उसको, उसके बाद वह स्वयं पढ़ लेगा। तो स्वयं पढ़ लेगा तो शिक्षक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ शिक्षण गुरु के बिना भी संभव होता है। तीसरा गुण है, अनुवादों में ही संस्कृत साहित्य का परिचय इसमें करवा दिया जाता है। अनुवाद के साथ साथ ही संस्कृत साहित्य का भी दोस्तों इसमें जो है वो ज्ञान करवाया जाता है। इसके अलावा कम समय में भी पूर्णतः संस्कृत का ज्ञान इसमें करवाया जा सकता है, क्योंकि व्याकरण और अनुवाद दोनों इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी अपन जो है इसको पूर्ण करवा सकते हैं संस्कृत को। संस्कृत से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद तथा शब्दकोश का ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है। ठीक है, चूँकि पाश्चात्य विधि पर आधारित है, इसलिए संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद तथा शब्दकोश का ज्ञान इस विधि में करवाया जाता है। तो ये अपनी भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि के जो हैं वो गुण मैंने आपको बता दिए, विशेषताएं आपको बता दी हैं। अब इसके दोष कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर इनके दोष की बात करें तो पहला ही दोष है, व्याकरण ज्ञान को इसमें प्राथमिकता दी जाती है और अनुवाद जो है वो इसमें द्वितीय कार्य रहता है। यानी कि पहले इसमें ज़्यादा ध्यान, प्राथमिक कार्य क्या है इसमें, इस विधि का प्राथमिक कार्य, भंडारकर विधि का प्राथमिक कार्य अगर पूछ लिया जाए तो वो होगा व्याकरण ज्ञान को प्राथमिकता देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, और द्वितीय कार्य अनुवाद कार्य को माना जाता है। दूसरा है आपका पॉइंट, प्रत्येक विषय व सभी छात्रों के लिए अनुपयोगी है। भाई सभी विषयों में और प्रत्येक छात्र के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। कमज़ोर छात्रों के लिए ये विधि कार्य नहीं करती है। और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो है ये भंडारकर विधि जो है वो सहायक नहीं होती है। चौथा अपना जो दोष है वो क्या है, भाषा कौशलों का इसमें विकास नहीं होता है। इसमें किसी भी भाषा कौशल का विकास दोस्तों नहीं हो पाता है। तो अमनोवैज्ञानिक विधि पूर्ण रूप से इसका उपयोग कक्षा कार्य में नहीं किया जा सकता। आगे बात करें तो भंडारकर की 2 पुस्तकें हैं जो इस प्रकार से, मार्गोपदेशिका और दूसरी है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। तो यहाँ पे भंडारकर की 2 पुस्तकें, थोड़ा इनको देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें भंडारकर विधि में शिक्षण योजना किस तरह से तैयार की जाती है, और ये अपना इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि भंडारकर विधि में शिक्षण योजना किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों भंडारकर विधि में शिक्षण योजना में टोटल कितने सोपान होते हैं, 4 सोपान होते हैं। पहला अगर सोपान देखें तो वो है व्याकरण का उदाहरण सहित ज्ञान। व्याकरण का इसमें उदाहरण सहित ज्ञान करवाया जाता है, इसीलिए इसमें व्याकरण कार्य को प्राथमिक कार्य और आपके अनुवाद कार्य को द्वितीय कार्य के रूप में देखा जाता है। दूसरा है अपना संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद इसमें करवाया जाता है। पहले इसमें संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाता है, उसके बाद अंग्रेजी से संस्कृत में इसमें अनुवाद करवाया जाता है। नेक्स्ट अपना शब्दकोश का इसमें ज्ञान करवाया जाता है। तो ये 4 सोपान जो हैं ये आपके भंडारकर विधि शिक्षण योजना के सोपान हैं। तो इस प्रकार से जो भंडारकर विधि में कार्य किया जाता है, इसमें ये बताया गया है कि पहले व्याकरण का उदाहरण सहित ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करवाया जाता है, और फिर शब्दकोश का ज्ञान करवाया जाता है, यानी शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। तो पहला कार्य, प्राथमिक कार्य क्या हो गया यहाँ पे, व्याकरण का उदाहरण सहित ज्ञान करवाना, यानी व्याकरण शिक्षण को इसमें प्राथमिकता दी जाती है और अनुवाद को द्वितीय कार्य इसमें माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट विधियों की अपन बात करेंगे और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है, हमारा कार्य आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सारी जो संस्कृत की पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट यहाँ करवाई जाएगी। आपको टीचिंग मेथड्स करवाए जा चुके हैं और इसकी नोट्स जो है PDF जो है इसकी आपको दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।